तो बच्चों, एक बार फिर से आपका प्रेरणा द्वारा ऑनलाइन क्लासेज सिस्टम में स्वागत है। और मैं विश्वास कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ जीव विज्ञान की विशेष स्पेशल क्लासेज। जैसा अभी आपको याद है कि कोरोना महामारी चल रही है, लॉकडाउन निरंतर आगे की ओर बढ़ रहा है और उस लॉकडाउन की अवधि में भी हम ऑनलाइन क्लासेज यहाँ स्कूल कैंपस में लगा रखी हैं आपके लिए, आपके अध्ययन को ध्यान में रखते हुए। तो जो भी क्लासेज आपको प्रोवाइड की जाती हैं सेफ नौगढ़ यूट्यूब चैनल के थ्रू, वो आप निरंतर अपने घर पर अध्ययन करें और कोरोना से भी बचाव रखें। ठीक है, तीसरे चैप्टर में हमने प्रवेश कर दिया था और उसमें परपरागण के प्रकार पढ़ लिए थे। स्वपरागण हो चुका था, परपरागण भी हो चुका था, उनमें अनुकूलन भी पूरे हो चुके थे। अगला जो अपना टॉपिक है वो हम परपरागण के बारे में पढ़ेंगे। परपरागण के लिए आपको बताया था कि दो पादप जो है उनके बीच में परपरागण होता है और एक पादप से परागण दूसरे पादप पर ट्रांसफर होंगे तो वहाँ एक माध्यम की आवश्यकता होगी और उन माध्यमों के आधार पर ही जो परपरागण की जो विधियाँ हैं वो आज हम इस क्लास में लेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक वो है परपरागण की विधियाँ या मेथड्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। परपरागण की विधियाँ। मेथड्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। ओके, तो यहाँ कुछ 4-5 प्रकार की कुछ मेथड अपने पास हैं जिनकी वजह से परपरागण होगा। उनमें सबसे पहला जो मेथड है वो है वायु परागण। वायु परागण एयर पोलिनेशन कह सकते हो या एनीमोफिली कहा जाता है। एयर पोलिनेशन या एनीमोफिली, वायु परागण। तो जैसा कि नाम से ज्ञात हो रहा है कि यहाँ जो परागण वो वायु के द्वारा होगा। हवा या वायु जो है वो एक पादप से परागणों को लेगी और दूसरे पादप पर ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब एक पादप से जो परागण वो हवा के द्वारा दूसरे पादप पर ट्रांसफर हो जाएंगे। यहाँ देखिए, जिन पादपों में वायु परागण होता है वहाँ पर कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं होती हैं? यहाँ जो परागण हैं उनमें कुछ विशेषताएं हैं। जैसे क्योंकि हवा के माध्यम से परागण दूसरे पादप पर जा रहे हैं तो परागण जो होंगे यहाँ छोटे होंगे, भारी नहीं होंगे, छोटे परागण होंगे। छोटे हैं तो उनका वजन भी कैसा होगा? कम होगा, हल्के होंगे। इसके अलावा चिकने भी होंगे, छोटे हल्के चिकने। और साथ ही इन परागणों का अधिक संख्या में उत्पादन होगा। अधिक संख्या में उत्पादन अर्थात अधिक संख्या में परागण जो वो परागकोश में बनाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि यदि परागण जो वो अधिकतम संख्या में परागकोश से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर परपरागण की जो संभावना वो भी अधिकतम होगी। यदि परागकोश से एक या दो परागण ही निकलते हैं तो वहाँ पर परागण की संभावना कम होती है। तो जितने अधिक संख्या में परागणों का निर्माण होगा उतनी ही संभावना परपरागण की अधिकतम होगी, अधिक होगी। तो यहाँ पर परागणों में क्या विशेषता है कि परागण छोटे होंगे, हल्के होंगे, चिकने होंगे, अधिक संख्या में इनका निर्माण या उत्पादन किया जाएगा। और ये कह सकते हैं कि परागण जो यहाँ पर शुष्क होंगे, ड्राई अवस्था में पाए जाएंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि जो वायु परागित जो पुष्प हैं उनके परागणों में किस प्रकार की विशेषता पाई जाएगी? तो परागण यहाँ छोटे, हल्के, चिकने, ड्राई या शुष्क और अधिक संख्या में निर्मित किए जाएंगे। ठीक है, ये परागणों की विशेषता है। इसके अलावा जो वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र जो परागणों को ग्रहण करती है उसमें भी कुछ विशेषताएं पाई जाएंगी। क्योंकि हवा के द्वारा परागण वर्तिकाग्र पर आ रहे हैं तो वर्तिकाग्र भी यहाँ कुछ विशेष लक्षणों वाली होती है। जैसे बात करते हैं, जो भी घास फूल के जो पादप हैं, घास में वर्तिका जो है वो रोमिल होगी, रोमिल या पक्षमा भी पाई जाएगी। वर्तिकाग्र पर छोटे छोटे रोम पाए जाएंगे या पक्षमा पाए जाएंगे जिन पर परागण जो है वो अटैच हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, यदि घास में वर्तिकाग्र रोमिल नहीं होगी तो वहाँ पर परागण जो वो ठहर नहीं पाएंगे, रुक नहीं पाएंगे, जुड़ नहीं पाएंगे। तो घास में जो वर्तिकाग्र है वो वर्तिकाग्र कैसी होगी? रोमिल या पक्षमा भी पाई जाएगी। रोम समान संरचना होंगी जिनमें परागण जो वो अटक जाएंगे। ओके, दूसरा इसी से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल है टाइफा।
टाइफा जो प्लांट है उसमें जो वर्तिकाग्र है वो ब्रुश के समान होगी। यहाँ पर वर्तिकाग्र कैसी होगी? ब्रुश के समान। ओके, तो वायु परागण किसे कहेंगे? कि जब परागकण जो है वो वायु के द्वारा दूसरे पादप के पुष्प पर ट्रांसफर होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? वायु परागण कहेंगे। और यहाँ पर कुछ परागकण की विशेषताएं होंगी और कुछ वर्तिकाग्र की विशेषता पाई जाएंगी। परागकण छोटे, हल्के, चिकने, शुष्क और अधिक संख्या में बनाए जाएंगे और वर्तिकाग्र जो है वो या तो रोम समान होगी या फिर ब्रुश के समान पाई जाएगी। ठीक है, ये पहला मेथड अपना पूरा है। दूसरा मेथड हम मान लेते हैं जो है जल परागण। जल परागण अर्थात ये जल के द्वारा होगा। इंग्लिश में इसको कहते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली कंडीशन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ सीधी सी बात, जल परागण हो रहा है तो मरुस्थलीय पादप तो है नहीं, पादप यहाँ कैसे होंगे? जलीय होंगे। जल स्रोतों के अंदर जो पादप पाए जाते हैं उन पादपों में जो परागण होगा जल के द्वारा होगा। जल में तैरकर और परागकण जो वो एक पादप से दूसरे पादप पर ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो जल परागण के लिए पहली शर्त क्या हो गई? पादप कैसे होंगे? जलीय होंगे, जल के द्वारा यहाँ परागण होगा। परंतु यहाँ कुछ ऐसे केस या अपवाद हैं जिनमें पादप जो है वो जलीय है लेकिन उनमें जल के द्वारा परागण नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे एक इसमें पादप का नाम है पोटामोजिटोन। पोटामोजिटोन। दूसरा प्लांट है मीरियोफिलम। प्लांट पोटामोजिटोन और मीरियोफिलम, ये जो दोनों पादप हैं जलीय हैं। दोनों पादप कैसे हैं? जलीय, परंतु दोनों पादपों में ही वायु परागण पाया जाता है। ध्यान रखना इस बात को कि ऐसे कौन से पादप जो जलीय हैं परंतु उनमें वायु परागण पाया जाएगा? तो एक तो इसमें पोटामोजिटोन और दूसरा है मीरियोफिलम। ठीक है, तो ये यहाँ जल परागण के लिए एक तरह से अपवाद है, जलीय होते हुए भी इनमें वायु परागण पाया जा रहा है। ठीक है, अब जल परागण जो है वो मैंने बताया कि जलीय पादपों में होगा। तो ये तो दो ऐसे अपवाद आपको बताए जो जलीय हैं लेकिन वायु परागण होता है। एक जलीय पादप ऐसा है जिसमें कीट के द्वारा परागण होगा। प्लांट का नाम है निम्फिया। निम्फिया जो होता है इसमें कीट परागण पाया जाता है। कीटों के द्वारा जो है वो परागण एक पादप से दूसरे पादप पर ट्रांसफर होंगे। ठीक है, यहाँ जल या वाटर का कोई रोल नहीं होगा। तो ये दोनों अपवाद आप ध्यान रखेंगे कि ऐसा जलीय पादप जिसमें कीट परागण पाया जाता है निम्फिया, और वायु परागण पोटामोजिटोन और मीरियोफिलम। ओके, अब जल परागण जो होगा इसमें भी दो प्रकार से जलीय परागण हो सकता है। एक स्थिति ये है कि जो परागण है वो जल के अंदर हो, जल की सतह के नीचे, और एक स्थिति ये हो सकती है कि जो परागण है वो जल की सतह पर हो। ठीक है, तो यहाँ दो प्रकार से हम जल परागण पढ़ेंगे। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हो जाएगा जल परागण के प्रकार। जल परागण के प्रकार तो यहाँ दो हैं। पहला है अधोजल परागण। अधोजल परागण, अधो का अर्थ नीचे से होता है। तो यहाँ जो परागण होगा वो जल की सतह के नीचे या जल निम्न अवस्था में होगा। ऐसे पादप जो जल के अंदर डूबी हुई अवस्था में पाए जाते हैं उनमें ऐसा होता है। तो यहाँ इसको हम कह सकते हैं हाइपो। अधो के लिए हम हाइपो वर्ड यूज करते हैं, बॉटनी के अंदर पढ़ा है हाइपोडर्मिस अधस्तावचा पढ़ा होगा। हाइपो हाइड्रोफिली कहेंगे, अधोजल परागण या हाइपो हाइड्रोफिली। इसमें क्या होगा, यहाँ प्लांट जो है जल निम्न अवस्था में होंगे। यहाँ पादप कैसे होंगे? जल निम्न अवस्था में, अर्थात जल में डूबे हुए पाए जाएंगे प्लांट। जैसे ये एक जल स्रोत है, ठीक है, इसमें ये प्लांट हैं जो यहाँ इसके तल के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ इसमें पुष्प है, ये इस दूसरे पादप में पुष्प है।
तो परागकण जो है वो यहाँ से निकला और इस पादप पर आ गया परागकण। अब दोनों जो पादप हैं वो जल में डूबे हुए हैं, तो इस स्थिति में जो परागण होगा उसे हम कहेंगे अधोजल परागण। और यहाँ जो पादप हैं इन पादपों को हम कहेंगे जल निमग्न पादप, जल निमग्न पादप या वाटर लॉग्ड प्लांट कहेंगे, जल के अंदर डूबे हुए रहेंगे। कुछ एग्जाम्पल है जिनमें ये स्थिति पाई जाती है। पहला इसमें जोस्टेरा, एक इसमें नाजास जलीय पादप है, एक है सीरेटोफिलम, जोस्टेरा, नाजास और सीरेटोफिलम जलीय पादप है, जल के अंदर डूबी अवस्था में पाए जाएंगे। इनमें जो परागण होगा वो जल की सतह के नीचे अर्थात जल के भीतर होगा और इसे हम कहेंगे अधोजल परागण या हाइपोहाइड्रोफिली। ओके, इसके अलावा दूसरा जो प्रकार है, दूसरा प्रकार हम इधर लेते हैं। दूसरा प्रकार जल परागण का अधिजल परागण, अधिजल परागण। अधि का अर्थ ऊपर से होता है, ऊपर को हम कहते हैं एपी कहते हैं, एपी हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली कंडीशन। तो अधि का अर्थ एपी हो गया, एपी का अर्थ होता है ऊपर से होता है, ठीक है। तो यहाँ परागण जो वो जल की सतह के ऊपर पाया जाएगा। जो परागण है वो जल की सतह पर तैरकर और दूसरे पादप तक पहुंचेंगे, तो उस अवस्था को हम कहते हैं अधिजल परागण। इसमें देखिए जैसे ये जल स्रोत हो गया, ठीक है, और इसमें ये प्लांट उगा हुआ है, ये इधर दूसरा प्लांट है, ठीक है। यहाँ से परागण निकले और ये परागण तैरते हुए इस दूसरे पादप के पुष्प पर आ गए। तो परागण जो यहाँ जल की सतह पर तैरते हुए पाए जाएंगे। ओके, और जिन पादपों के अंदर ये कंडीशन पाई जाएगी वो पादप भी जल की सतह तक पाए जाएंगे। उनके पुष्प जल की सतह पर आते हैं, परागण निकलते हैं और परागण जल की सतह पर तैरते हुए दूसरे पादप पर ट्रांसफर होंगे। इसे हम कहेंगे अधिजल परागण। और इस प्रकार का जो कंडीशन वो मिलता है वेलिसनेरिया के अंदर। वेलिसनेरिया प्लांट है, वेलिसनेरिया के अंदर क्या पाया जाएगा? अधिजल परागण पाया जाएगा। अधो में ध्यान रखना जल की सतह के नीचे परागण होगा और अधिजल परागण में आप ध्यान रखेंगे कि जल की सतह के ऊपर जो परागण की क्रिया कंप्लीट होगी। ठीक है, तो जल परागण जो होगा वो दो प्रकार से हो गया। जल की सतह के नीचे हो रहा है तो उसे हम कहेंगे अधोजल परागण, और जल की सतह के ऊपर हो रहा है तो उसे हम कहेंगे अधिजल परागण। पर परागण की दो विधियों के पश्चात तीसरी विधि हम लेते हैं। तीसरी विधि अपनी है कीट परागण। इसको हम कहते हैं एंटोमोफिली। ठीक है, ये कीटों के द्वारा होगा। कीट के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मधुमक्खी की हम बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा पतंगा है, ततैया हो गया जिसको टांटिया कहते हैं, बीटल, ठीक है, या और भी कीट जैसे टिड्डी की बात कर सकते हैं, टिड्डी के द्वारा हो सकता है। ठीक है, ये सब कीट की श्रेणी में आते हैं। तो इन कीटों के द्वारा जो परागण होगा उसे हम क्या कहेंगे? कीट परागण कहेंगे। अब ये कीट परागण होता कैसे? इन कीटों का रोल कैसे है इस परागण क्रिया के अंदर? होता ये है कि जब कीट जो होगा एक पुष्प जब बैठता है तो उस कीट की बॉडी के साथ या कीट के शरीर के साथ उस पुष्प के परागकण जो है वो चिपक जाते हैं, और वही कीट जब उस पुष्प के अलावा किसी दूसरे पुष्प पर जाकर बैठता है तो वो अपने साथ परागकणों का भी ट्रांसफर कर देता है, और उस दौरान क्या हो जाएगा? पर परागण हो जाएगा। जो कीट परागण है सर्वाधिक मधुमक्खी के द्वारा होता है। जितने भी कीट हैं उनमें सर्वाधिक मधुमक्खी के द्वारा कीट परागण होता है। लगभग कीट परागण का 80% जो परागण है वो मधुमक्खी के द्वारा होता है, हनी बी के द्वारा होगा। सर्वाधिक कीट परागण मधुमक्खी के द्वारा होगा, लगभग 80% कीट परागण मधुमक्खी के द्वारा होता है, बाकी जो है वो अन्य कीटों के द्वारा होता है। अब जिन पादपों में कीट परागण होता है, जो कीट परागित जो पुष्प हैं उनमें भी कुछ विशेषताएं पाई जाती है। जो कीट परागित जो पुष्प होंगे उनमें भी कुछ विशेषताएं होंगी। विशेषताएं क्या है?
ऐसे पुष्प जो हैं वो सुगंधित होंगे, उनमें अच्छी गंध आएगी, अर्थात मकरंद युक्त होंगे। मकरंद युक्त, मकरंद के लिए मधुमक्खी या कीट जो वो पुष्प की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसे पुष्प जो हैं वो रंगीन होंगे, रंगीन है, सुगंधित है, अर्थात पुष्प कैसे होंगे? आकर्षक होंगे। पुष्प कैसे होंगे? आकर्षक पुष्प होंगे। तो इन विशेषताओं या गुणों के कारण जो कीट होंगे वो पुष्प की ओर आकर्षित होंगे, और कीट जब पुष्प के साथ अटैच होगा, पुष्प का शरीर, कीट का शरीर जब पुष्प से जुड़ेगा तो कीट के शरीर के साथ उस पुष्प के परागकण भी जुड़ जाते हैं, और वही कीट जब दूसरे पादप के पुष्प पर ट्रांसफर होगा तो अपने साथ परागकणों का भी ट्रांसफर कर देता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? कीट परागण कहते हैं। ओके, तो यहाँ जो कीट परागित जो पुष्प हैं वो सुगंधित होंगे, मकरंद युक्त होंगे, रंगीन होंगे और आकर्षक होंगे। ये क्या है? ये कीट परागित पुष्प की विशेषताएं हैं। कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं जिनमें कीट परागण होगा। उदाहरण लेते हैं जैसे सरसों, साल्विया, सरसों, साल्विया आदि ऐसे कुछ प्लांट हैं जिनमें कीटों के द्वारा परागण होगा। ओके, तो ऐसा परागण जिसमें कीटों के द्वारा परागण एक पादप के पुष्प से दूसरे पादप पर ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, उस परागण को हम क्या कहेंगे? कीट परागण कहेंगे। ठीक है, और ये पुष्प की विशेषताएं, और यहाँ पर ये एग्जाम्पल हो गए जिनमें कीट परागण पाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद चौथा प्रकार या चौथी विधि पर परागण के लिए नंबर 4, कीट परागण के बाद आता है पक्षी परागण। पक्षियों के द्वारा भी परागण होता है, इसे हम कहते हैं ओर्निथोफिली। ओर्निथोफिली कंडीशन कहा जाएगा। ठीक है, ये पक्षियों के द्वारा होगा, और यहाँ पर भी जो पक्षी परागित जो पुष्प हैं, पक्षी परागित जो पुष्प होंगे उनमें भी कुछ विशेषताएं होंगी। ऐसे पुष्प कैसे होंगे? पहली बात ये है कि पुष्प यहाँ कैसे होंगे? थोड़े बड़े होंगे। ये पुष्प भी कैसे होंगे? रंगीन होंगे, आकर्षक होंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी मकरंद युक्त पुष्प पाए जाएंगे। मकरंद जो एक प्रकार का रस है जो मकरंद ग्रंथियों के अंदर पुष्प में बनता है, और इस मकरंद की वजह से पुष्प में एक विशिष्ट गंध पाई जाती है। ओके, तो मकरंद या इन अन्य लक्षणों के कारण जो है पुष्प की ओर पक्षी जो वो आकर्षित होंगे, और उस दौरान जैसे कि हमने कीट में बताया था कि जब पक्षी पुष्प के संपर्क में आएगा तो पक्षी की चोंच के साथ या पक्षी के शरीर की सतह के साथ परागकण जो है वो जुड़ जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, और वही पक्षी जब दूसरे पादप पर जाएगा तो वहाँ पर परागकणों का भी स्थानांतरण कर देता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? पक्षी परागण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो पक्षी परागित जो पुष्प हैं उनमें कुछ विशेषताएं और भी है। जैसे यहाँ जो पुष्प होगा, मैंने बताया पुष्प बड़ा होता है, बड़े होने के साथ कुछ पुष्प यहाँ नलिकाकार होंगे। नलिकाकार पुष्प यदि होता है, एग्जाम्पल बताएं, तंबाकू के अंदर, तंबाकू निकोटियाना टेबेकम जो होता है उसमें नलिकाकार पुष्प पाया जाएगा। ठीक है, या एक एग्जाम्पल इसमें है जो एरिकेसी कुल के जो पादप हैं, एरिकेसी कुल के पादपों में पुष्प जो होगा, पुष्प की जो आकृति वो कुंभाकार होगी। पुष्प की आकृति कैसी होगी? कुंभाकार होगी। ठीक है, तो यहाँ पुष्प नलिकाकार हो सकते हैं या कुंभाकार हो सकते हैं। तो पुष्प यहाँ बड़े, रंगीन, आकर्षक और मकरंद युक्त है, तो पक्षी जो वो यहाँ आकर्षित होंगे। ठीक है, और पक्षी जो वो यहाँ पर परागण का काम करेंगे, परागण के लिए माध्यम का काम करेंगे। कुछ एग्जाम्पल कुछ पक्षियों के जो यहाँ पर परागण करते हैं, पक्षी के कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे ये हमिंग बर्ड का नाम सुना होगा आपने, हमिंग बर्ड, सनबर्ड। ठीक है, इनके द्वारा, ये छोटी साइज या छोटे आकार वाले पक्षी होते हैं, इनके द्वारा जो है वो पक्षी परागण होगा। और पादप जिनमें पक्षी परागण होता है, जैसे सेमल, बिग्नोनिया, प्लास।
ठीक है, ये ऐसे पादप हैं जिनमें पक्षियों के द्वारा परागण की क्रिया पाई जाएगी। ओके, और पक्षी परागण के बाद अंतिम जो विधि इसमें है नंबर 5 जो आती है, 4 के बाद में 5वां होगा, चमगादड़ के द्वारा भी यहाँ पर होता है। तो चमगादड़ अपना 5वां है। हाँ, पर परागण की जो 5वीं विधि है वो है चमगादड़ परागण। नंबर 5 चमगादड़ परागण, इसे कह रहे हैं चिरोप्टेरोफिली, चमगादड़ परागण। ओके, तो ये सीधी सी बात है, किसके द्वारा होगा? चमगादड़ के द्वारा होगा। चमगादड़ जो होगा उसके शरीर के साथ परागण चिपक जाएंगे और वही परागण चमगादड़ के साथ जब चमगादड़ दूसरे पादप पर ट्रांसफर होगा तो वहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, पीछे वाले में कीट के द्वारा हो रहा था, पक्षी के द्वारा हो रहा था, यहाँ एक अलग हमने लिया है, चमगादड़ के द्वारा हो रहा है। तो चमगादड़ के बारे में आपने सुना होगा कि जो चमगादड़ है ये रात्रिचर होता है। ठीक है, रात्रि के समय निकलता है। और इसके बारे में ये भी सुना होगा कि ये स्तनधारी पक्षी की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन ये कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है कि उड़नशील स्तनधारी कौन है, तो उड़नशील स्तनधारी कौन हो गया? चमगादड़। ठीक है, और ये रात्रिचर प्राणी होगा, तो मतलब नाइट में निकलता है। अब चमगादड़ के द्वारा परागण हो रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि जो जिन पादपों में या पुष्पों में चमगादड़ के द्वारा परागण हो रहा है वो पुष्प भी रात्रि में खिलेंगे। तो जो पुष्प रात्रि में खिलते हैं उन पुष्पों के अंदर चमगादड़ के द्वारा परागण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी विशेषता लगभग पीछे वाली है कि पुष्प जो होगा वो मकरंद युक्त होगा, पुष्प मकरंद युक्त होगा, बड़ा होगा, और मकरंद प्राप्त करने के लिए ही चमगादड़ जो वो पुष्प की ओर आकर्षित होंगे, और जब चमगादड़ पुष्प से अटैच होंगे, जुड़ेंगे, तो चमगादड़ के शरीर के साथ परागण अटैच हो जाएंगे और वही परागण उस चमगादड़ के साथ दूसरे पादप के पुष्प पर भी ट्रांसफर हो जाएंगे और पर परागण जो है वो संपन्न हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना कि चमगादड़ रात्रिचर है और स्तनधारी पक्षी की श्रेणी में आता है। अब कुछ प्लांट है, कुछ उदाहरण है जिनमें चमगादड़ के द्वारा परागण होता है। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, जैसे कदम्ब, कचनार, बालम खीरा आदि। ये कुछ ऐसे प्लांट है जिनमें रात्रि के समय चमगादड़ के द्वारा परागण होता है। तो ये पर परागण की आपको 5 विधियां बताई है। पहली विधि वायु परागण जो वायु के द्वारा होगा, दूसरा जल परागण जो जल के द्वारा होगा, तीसरा कीट परागण जो कीटों के द्वारा होगा, चौथा पक्षी परागण जो पक्षी के द्वारा, और 5वां चमगादड़ परागण जो चमगादड़ के द्वारा होगा। ठीक है, पर परागण की ये विधियाँ कंप्लीट है और आज की जो अपनी क्लास है वो यहीं एंड होती है। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में आपको उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।